नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हमारा पेपर था, सैटरडे की ओपन क्विज थी। 97 नंबर का जो हमारा पेपर सेट था, इसमें आज आप सभी लोगों के लिए बता दूं, जो टॉपर रहा हमारा विदाउट माइनस मार्किंग रहा है, 84 का स्कोर आया। ठीक है, पिछले कुछ टाइम पीरियड से मैं देख रहा था कि स्कोर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। इस बार थोड़ा पेपर के पैटर्न में बदलाव किया, थोड़ा पूरा टीचर लोगों का सहयोग मिला, तो हिंदी भी थोड़ा अच्छी बनाई थी, उत्तराखंड भी थोड़ा लेवल रखा था और जीएस का भी एक अच्छा लेवल था। तो इस बार बिना माइनस मार्किंग के 84 हमारा क्या गया, टॉपर गया है। अगर आप लोग जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, या यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, या फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़े हैं, तो अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। आप किसी भी साइट पे जाके हमारा पेपर ले सकते हो। ठीक है, साथ साथ जो ऑनलाइन में दे रहे हैं, तो आप एक काम करना, प्ले स्टोर पे जाइए, शिखर एकेडमी देहरादून का ऐप है हमारा, वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिएगा। उसी में हमारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, उसी में ये पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और सूचना मैंने आप लोग को देनी है। सूचना क्या है कि अगला सैटरडे जो होगा, आज कंपटीशन बड़ा हाई था, पूरे करणपुर का टॉपर आज हमारे पास था। तो कोई नहीं, उन्हीं टॉपरों में से मेरे को पता है वीडियो में एक टॉपर आना है। तो इस बार अगली बार जो मैंने क्विज कराई है, वो पूरे अगले शनिवार को जो क्विज होगी, उसमें मैं जो टॉपर आएगा, मैं अपनी ओर से उसे 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, उसे 1000 रुपये का प्राइस मेरी ओर से रहेगा। जो भी है ओपन क्विज है, चाहे देहरादून के किसी भी कोचिंग में जाता है, अगली शनिवार को अगर आना चाहे तो करणपुर शिखर एकेडमी, यहीं पे नियर करणपुर चौक पे है, माहेश्वरी की स्वीट शॉप के ऊपर है, तो आ सकता है अगले शनिवार को। ठीक है, तो चलिए आज का पेपर का शुरुआत करता हूँ। शुरुआत भी आज रोहित सर कराएंगे आपके बीच। रोहित सर बन रहे हिंदी के धुरंधर हैं हमारे रोहित सर। आप लोग के बीच देखना, रोहित सर का थोड़ा सॉल्यूशन देखना, बड़े अच्छे हैं। कई बार मुझे भी कई चक्कर पढ़ा देते रोहित सर, बड़ा अच्छा इनका नॉलेज है। एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा। फिर मैं उत्तराखंड के सॉल्यूशन के साथ आप लोग के बीच बन रहा हूँ। ठीक है, तो रोहित सर का भी आप स्वागत कीजिएगा, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं हमारे रोहित सर। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम देखेंगे शनिवार का, जो आज शनिवार को पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? बताइए, अपना अपना आंसर दीजिए। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? देखिए, पहला ऑप्शन था बर्बादी। पहला ऑप्शन क्या था? बर्बादी। यहां क्या हो जाएगा? बर्बाद प्लस ई, बर्बाद मूल शब्द हो जाएगा और इसमें प्रत्यय लगा है ई। बचाओ, तीसरा ऑप्शन था बचाओ, बच प्लस आओ, मूल शब्द बच हो जाएगा। यहां कौन सा प्रत्यय लगा है? आओ प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन था बुद्धिमानी, बुद्धिमान प्लस ई प्रत्यय। यहां देखिए चौथा ऑप्शन जो इसका आंसर था, क्या हो जाएगा? आ प्लस वास प्लस ई। आ वास क्या हो जाएगा? मूल शब्द। आ इसमें क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्यय। एक शब्द आता है प्रचलित, प्रचलित, प्रचलित। इसमें भी दोनों होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होंगे। प्र क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चल प्लस इत, इत इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय। प्र हो जाएगा उपसर्ग और इत हो जाएगा प्रत्यय। उपसर्ग क्या होगा? जो क्या है मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा, और प्रत्यय क्या होगा? जो मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है, यह कथन किसका है? तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है, यह कथन किसका है? अब आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन छायावाद के चारों प्रमुख स्तंभ हैं।
प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी चारों हैं। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका। चलिए देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा 1982 में इन्हें क्या मिलता है, यामा के लिए क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है यामा के लिए 1982 में, और हिंदी की प्रथम महिला भी है। इनकी और रचनाएं हैं निर्जा, रश्मि, निहार, इनकी अन्य रचनाएं हो जाएंगी। महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका बचपन का नाम कई बार पूछा गया है, सूर्य कुमार। बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सूर्य कुमार। समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। समन्वय और मतवाला, ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। नए पत्ते, ये भी इनकी रचना है, नए पत्ते। तीसरा ऑप्शन था सुमित्रा नंदन पंत। इनको आप अच्छी तरीके से तो जानते होंगे, सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, हमारे उत्तराखंड में हुआ है 20 मई 1900 को। 20 मई 1900, और कहाँ होता है, कोसानी बागेश्वर में। ठीक है। इनको क्या है 1960 में इन्हें क्या मिलता है, साहित्य अकादमी मिलता है। साहित्य अकादमी मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और किसके लिए मिलता है, कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में इनको पद्म भूषण मिलता है, और 1968, ये आपको सबको पता है, 1968 इनको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, चिदंबरा के लिए। ग्राम्य भी इन्हीं की रचना है, ग्राम्य। ठीक है, ये थे सुमित्रा नंदन पंत। अब लास्ट ऑप्शन था जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास पूछे जाते हैं। उपन्यास अगर पूछेगा तो आप याद रखना कतई। कॉफ और क्या हो जाएगा, कंकाल। ता का मतलब है तितली, और इरावती, ये इनके क्या हो जाएंगे, उपन्यास। ठीक है, आगे चलिए। इसका आंसर था तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है। यह कथन किसका है, महादेवी वर्मा का। चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ बताना है, मुहावरा है। नाक पर सुपारी तोड़ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इज्जत हल्की करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव करना, क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना। चलिए, ये विलोम शब्द था। अभिसरण शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन देखिए, अभिसरण शब्द का विलोम होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अभिसरण का विलोम, और अपसरण। अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा, अपसरण। कौटिल्य, कौटिल्य एक शब्द आता है, कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, कौटिल्य। कौटिल्य यानी तेज लोग, इनका विलोम क्या हो जाएगा, आर्जव।
सीधापन। एक आता है जारज। जारज का विलोम क्या हो जाएगा? जारज। जारज का विलोम होगा औरस। जारज का विलोम हो जाएगा औरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। सोचकर देखिए कि आदमी का यह दृष्टिकोण कितना सीमित, स्वार्थपूर्ण और गलत है। इसका आंसर बताइए आप। रचना की दृष्टि से आपको पता है वाक्य के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर 8 हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला कौन सा है? सरल वाक्य। दूसरा कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तीनों आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। पहला ऑप्शन था सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें क्या है? एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया, यानी एक मात्र क्या होगा? उद्देश्य होगा और एक मात्र क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे यहाँ पे। कोई भी क्या है? अपनी पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होगा। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हमारे समानाधिकरण, समुच्चय अव्यय यानी अथवा, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, या आदि शब्दों से जुड़ा होगा। अब बताइए क्या दिख रहा है आपको इसमें? अथवा, किंतु, परंतु। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होगा कि जो के साथ आपको सो, समुच्चय बोधक अभिकरण, जो के साथ सो, जैसे के साथ वैसे, यदि के साथ आपको तो, क्योंकि के साथ इसलिए, क्योंकि के साथ इसलिए, यानी एक उपवाक्य होगा दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होगा। बताइए कौन सा होगा? रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। सोचकर देखिए कि, देखिए, सोचकर देखिए कि आदमी का यह दृष्टिकोण कितना सीमित, स्वार्थपूर्ण और गलत है। कौन सा वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित वाक्य। चलिए, मोक्ष का पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्यायवाची है। बताइए मोक्ष का पर्यायवाची है। बताइए इसका आंसर। केवल्य, मोक्ष का मतलब क्या होगा? मुक्ति। मुक्ति भी इसका पर्यायवाची होगा। परम पद भी इसका पर्यायवाची होगा। परम धाम ये भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। केवल्य भी इसका पर्यायवाची होगा मोक्ष का। उपवर्ग भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। निर्वाण भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा मुक्ति। यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला। घृणा इस पद का संधि विच्छेद होगा। घृणा इस पद का संधि विच्छेद होगा। बताइए इसका आंसर दीजिए कौन सा होगा? पहला ऑप्शन था घृणा प्लस पद। घृणा, उसके बाद विसर्ग लगा था और पद, और ऊपर आ रखा है स। लेकिन आपने विसर्ग संधि का एक नियम पढ़ा होगा, यानी विसर्ग के बाद यदि त, थ या दंत्य स आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, यानी स हलंत। स क्या हो जाएगा? आधा। तो देखिए विसर्ग के बाद प का योग है, ना कि त
थ स किसी का योग नहीं है, ये ऑप्शन हट गया। अगला देखिए घृणा इस पद, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है घृणा प्लस पद, ये भी नहीं होगा। अणा का योग प से। इसका जो आंसर हो जाएगा घृणा प्लस आ इस पद, घृणा प्लस आ इस पद, आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आ। कौन सी संधि पढ़ी थी हमने, इसका जो आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घृणा प्लस आ इस पद। चलिए आगे चलिए। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी जो पैर के समान अर्थ नहीं दे रहा है, बताइए कौन सा है। जल्दी से आंसर दीजिए। पैर शब्द का समानार्थी है, पैर शब्द का समानार्थी है, क्या हो जाएगा, नभ। पग, पग भी पैर होगा, चरण, पद, ये तीनों ऑप्शन ठीक है। जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, नभ। नभ यानी नवीन, नभ क्या हो जाएगा, नवीन, नव्य, नव, ये इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे नव के। चलिए पावस शब्द है, पावस शब्द है, तत्सम, तत्प्लस सम यानी संस्कृत के समान। दूसरा ऑप्शन है तद्भव, देशज, संकर शब्द, पावस। संकर तो हो नहीं सकता, दो भिन्न स्रोतों के शब्दों से मेल से बने होगा, जैसे रेलगाड़ी, वर्षा बम, इस तरीके के जो शब्द होंगे इन ये सारे संकर शब्द होंगे, दो विभिन्न भाषाओं के, दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए, वो क्या हो जाएंगे, संकर शब्द। तत्सम, देश शब्द, देश प्लस ज, जिनका जन्म देश में हुआ है लेकिन क्षेत्रीय बोलियों के कारण आज हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे लोटा हो गया, चिड़िया हो गया, फटाफट, लड़का, ये सारे शब्द क्या होंगे, देशज होंगे। पावस शब्द, पावस क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु का, वर्षा ऋतु का तद्भव, यानी पावस हो जाएगा वर्षा ऋतु का तद्भव। चलिए जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अतिथि, जिसे बुलाया ना गया हो, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनाहुत, अनाहुत। आप बताइए जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो, इसका आंसर दीजिए। जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनावर्त, जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। चलिए आगे चलिए। हाँ, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। देखिए हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली इन संस्थाओं को उनके स्थापना काल के आरोही क्रम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली इन संस्थाओं को उनके स्थापना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
नागरिणी प्रचारणी सभा, ऑप्शन नंबर बी, नागरिणी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना होती है 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 प्रयाग में, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयाग में। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा 1945 पुणे में, पुणे में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये होता है प्रयाग में। उसके बाद है बिहार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, इसकी स्थापना होती है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना 1948 1948 में बिहार में। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिणी प्रचारणी सभा 1893, हिंदी साहित्य 1910, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा कितना होगा 1945 और 1948, आरोही क्रम में लगाने थे। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति, जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, उसके लिए कई समितियों का, उसकी सुधार के लिए कई समितियों का गठन किया गया। जो एक समिति है डॉक्टर राधाकृष्णन के अध्यक्षता में जिस समिति बनी है उसका गठन कब किया गया, ये पूछा गया है। आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए शाबाश। पहले क्या होता है, बम्बई में बम्बई में गोविंद रानाडे क्या करते हैं, जो गोविंद रानाडे हैं ये क्या करते हैं, लिपि सुधार समिति का गठन करते हैं, लिपि सुधार समिति का गठन करते हैं, लिपि सुधार समिति का ये क्या करते हैं, गठन करते हैं, गठन करते हैं। फिर उसके बाद कहीं जो ये थे उन्होंने क्या कहा, लिपि सुधार समिति के अपने अपने तथ्य दिए, जैसे महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना तथ्य दिया, विनोबा भाई उन्होंने अपना तथ्य दिया, काका कालेकर आए, नरेंद्र देव आए, श्रीनिवास आए, विनोबा भाई आए, उन्होंने सबने क्या है अपने अपनी सुधार समिति, अपने अपने जो ये विचार हैं उन्होंने प्रस्तुत किए। काका कालेकर, ये पूछा भी गया था, काका कालेकर इन्होंने क्या किया था, काका कालेकर इन्होंने आ की जो ब्राखड़ी है उनका सुझाव दिया काका कालेकर ने, और इन्होंने क्या किया, जो आ की स्वर लिपियां हैं, जो हमारी जो स्वर ध्वनियां हैं उनको कम करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा। किसने? काका कालेकर ने। आपकी जो ब्राखड़ी है उसका भी सुझाव किसने दिया है? काका कालेकर। उसके बाद इनके बाद आते हैं एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये क्या कहते हैं, जो पंचम अक्षर है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जो पंचम अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। किसके अनुसार? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। जैसे हिंदी लिखते हैं हम, हिंदी, तो इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। कंबल, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इस तरीके से किसने सुझाव दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उसके बाद आते हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास, श्रीनिवास ये कहते हैं कि क्या है, जो महाप्राण की जो ध्वनियां हैं उनको हटा दिया जाए और अल्प प्राण की ध्वनियों के नीचे
चिन्ह लगाकर उनका प्रयोग किया जाए। श्रीनिवास ने कहा कि जो महाप्राण की जो ध्वनियाँ हैं उनको हटा दिया जाए। इन्होंने जो समिति में ये कहा था कि जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं उनको हटा दिया जाए और अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे उन्हें चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए, यह कहा था श्रीनिवास ने। फिर एक सम्मेलन होता है हिंदी सम्मेलन, जो अभी हमने पढ़ा था 1941 में। यह होता है प्रयाग में। प्रयाग में यहाँ क्या होता है, जो ई है छोटी ई, ये क्या है, व्यंजन से पहले लगाने का सुझाव दिया गया। 1841 जो हिंदी सम्मेलन होता है प्रयाग में, ई इसको क्या है, व्यंजन से पहले लगाने का सुझाव दिया। स्र आता है, स्र को हम क्या है, सौरा लिख सकते हैं, इसने सुझाव दिया है। प्र को हम क्या है, प और र लिख सकते हैं, श्रीनिवास ने कहा था। 1841 में प्रयाग में जो सम्मेलन हुआ हिंदी सम्मेलन, उसमें ये कहा गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, आचार्य नरेंद्र देव, उत्तर प्रदेश सरकार आचार्य नरेंद्र देव, इनके अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हैं। एक समिति गठित करते हैं आचार्य नरेंद्र देव। इन्होंने कहा, आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने जो आ की प्राखड़ी है उसको नकारा इन्होंने, और इन्होंने कहा, आचार्य नरेंद्र देव ने, यह समिति बनती है 1947 उत्तर प्रदेश सरकार, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, नारायण आचार्य नरेंद्र देव। ये कहते हैं कि जो अनुस्वार है उसका प्रयोग किया जाए और जो मात्राएं हैं उन्हें थोड़ा क्या है, दाहिनी और खिसकाया जाए। मात्राओं को क्या है, थोड़ा दाहिनी और खिसकाया जाए और अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। और जो संयुक्त अक्षर हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ, संयुक्त अक्षर हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, इनको क्या है, वर्णमाला में शामिल किया जाए। इनके कुछ जो इन्होंने रखे थे वो विचार क्या है, कुछ तो स्वीकार कर लिए गए हैं और कुछ अस्वीकार कर लिए गए हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ को क्या किया जाए, वर्णमाला में स्थान दिया जाए और अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, और जो हमारे जो चिन्ह हैं उनको थोड़ा क्या है, दाहिनी ओर खिसकाया जाए। किसने कहा था, आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन। इसका गठन किया गया 1953 में। इन्होंने भी यही सुझाव दिया कि जो ह्रस्व स्वर कौन सा, ई, ह्रस्व स्वर ई, ये क्या है, इसको व्यंजन से पूर्व लिखा जाए। सबसे विवादास्पद मात्रा है ई, लिखी पहले जाती है, पढ़ी बाद में जाती है। सबसे विवादास्पद मात्रा ये है ई। देवनागरी लिपि की विशेषता बता रहा हूं मैं, ई सबसे विवादास्पद मात्रा कौन सी है, ई, लिखी पहले जाती है और पढ़ी बाद में जाती है। तो इसने कहा जो व्यंजन के पहले लगाया जाए इसको, ई को, किसने, डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में। तो इसका जो गठन हुआ है 1953। चलिए आगे लिखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, प्रतिवादी, बड़ी ती तो आएगा नहीं, प्रतिवादी। अब दो ऑप्शन बच रहे थे, प्रतिवादी, प्रतिवादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवादी। आखिरी बात, और क्या पूछा जाता है, श्रृंगार, कवित्री, कवित्री, ये सारे आपके पूछे जाते हैं। शुद्ध वर्तनी, जिजीविषा, ये सारे आपके क्या है, शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। दामिनी शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। दामिनी शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए, इसका आंसर दीजिए। दामिनी शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए।
दामिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। और क्या होता है? बिजली, चंचला, ये सारे क्या हो जाएंगे? विद्युत के पर्यायवाची, यानी दामिनी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्युत। नीरद, बादल के पर्यायवाची, नीरद के पर्यायवाची हो जाएगा। वर्षा यानी बरसात, बारिश, ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा विद्युत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। जीजीविषा का अर्थ है जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। बताइए जीजीविषा का अर्थ क्या हो जाएगा? जीजीविषा क्या अर्थ? इसका आंसर बताइए फटाफट से। जीजीविषा का जो अर्थ होगा, जो आंसर होगा, सही आंसर क्या था? जीवन की इच्छा। अब देखिए शुद्ध भी लिखने को आता है कभी जीजीविषा, तो ये शुद्ध शब्द है जीजीविषा, जीवन की इच्छा। इसका अर्थ है डींग हाँकना का अर्थ है, डींग हाँकना का अर्थ है। इसका आंसर बताइए। डींग हाँकना का अर्थ है, जल्दी से आंसर दीजिए। डींग हाँकना क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा ऑप्शन है बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, सेकी भगाराना, बढ़ चढ़कर बातें करना। डींग हाँकना, बढ़ चढ़कर बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, डींग हाँकना। चलिए आगे चलिए। सेकी भगाराना, ये आसान था। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे क्या होंगे? सर्वनाम। ये नहीं होगा। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्रिया, जागना, हंसना, आना, जो काम करने का बोध कराए। रोना, सोना, ये सारे क्या होंगे? क्रियाएं होंगी। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, विशेषण। क्या हो जाएगा? भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है विशेषण। सर्वनाम क्या, संज्ञा क्या होंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम। राम, भारत छोड़ो आंदोलन, रामायण, उत्तर दिशा, ये सारे हमारे क्या हैं? संज्ञाएं हैं। ठीक है। उसके बाद सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। क्रिया, जो कार्य करने का बोध कराते हैं, क्या क्या कहलाते हैं? क्रिया। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? बताइए। विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे क्या कहा जाएगा? जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे कहा जाता है प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? इसका आंसर आप बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। जालपा की हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? देखिए, चलिए, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? परीक्षा गुरु तो है नहीं इनका, श्रीनिवास दास का है। प्रेमचंद की रचनाएं हैं बाकी। श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, हट गया। प्रेमाश्रम प्रेमचंद का है। सेवा सदन, गबन, तीनों प्रेमचंद के हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा
गबन। गबन जालपा क्या है, जिसको बचपन से ही क्या है आभूषण पहनने का बहुत बड़ा शौक था। उनके एक पति क्या है, क्लर्क हैं। उनके पति क्या रहते हैं, क्लर्क रहते हैं। इसकी कहानी है, क्लर्क रहते हैं और वो लोगों के सामने ऐसे दिखाव करते हैं कि क्या है वो बहुत बड़े आदमी हैं। तो उसको बचपन से ही आभूषण का शौक होता है। किसको, जालपा को। जालपा तो जो किसकी नायिका थी, गबन की। प्रेमचंद का बचपन का नाम, ये प्रेमचंद का अन्य नाम क्या हो जाएगा, धनपत राय। अन्य नाम क्या हो जाएगा, धनपत राय। प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ये आप बताओगे। प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ये आप बताओगे। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था, इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। अनिश्चय वाचक तो होगा नहीं। अनिश्चय वाचक क्या होगा, कोई और कुछ, कोई कुछ। अनिश्चय वाचक, कोई आया है, दाल में कुछ गिरा है, चाय में कुछ गिरा है, इस तरीके से ये सारे अनिश्चय वाचक हो जाएंगे। संबंध वाचक ये हो नहीं सकता है, जो के साथ आपको सो और जो के साथ क्या दिखेगा, वह, ये संबंध वाचक सर्वनाम है। जो किताब आपने मुझे दिलाई थी वह खो गई, ये क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम। निज वाचक हो नहीं सकता है, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम। एक ही बचता है यह, वह, ये, वे। इसका जो आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है में कौन सा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है में कौन सा अलंकार है। अब आपने पहला ऑप्शन देखा होगा, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, बताइए जरा, कितने भेद होंगे अनुप्रास अलंकार के। 5 भेद, 5 ही भेद हैं। कौन कौन से, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अनुप्रास तो हो नहीं सकता इसमें। सलेस, एक शब्द के कई अर्थ निकले, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी और चोर। सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी और चोर। सुबरन के तीनों के इसमें अलग अलग अर्थ होगा। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अब पानी का जो अर्थ होगा मोती के इसमें अलग होगा, मानुष के इसमें अलग होगा, चून के इसमें अलग होगा। रूपक योजक शब्द होगा, इसका वाचक शब्द योजक चिन्ह लगा रहेगा, या जब अर्थ करेंगे तो ये एक रूपी शब्द आएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लाइयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सम आपको दिख रहा होगा, जब अर्थ भी नहीं आएगा तो इसमें आपको दिख रहा होगा सम। सा, सी, सो, सरिस, जिसका अर्थ होता है हमेशा के समान। जहां तुलना की जाए, उपमेय और उपमान में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। इसके जो वाचक शब्द हैं कौन कौन से हैं, सा, सी, सम, सरिस, सरदिस, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, वाचक शब्द है। अगर अर्थ भी नहीं आएगा तो इसकी पहचान है। यहाँ पे आपको योजन चिन्ह दिखेगा और जब अर्थ करोगे तो इसके अर्थ में रूपी शब्द आएगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाइयो, मैया मेरे को तो क्या है, चंद्र रूपी खिलौना चाहिए, रूपी शब्द आएगा। अनुप्रास जहां एक वर्ण की आवृत्ति होगी। सलेस एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, जैसे सुबरन को खोजत, कभी व्याभिचारी और चोर। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका उत्तराखंड होगा। आपके बीच अब राहुल सर होंगे। धन्यवाद।
चलिएगा दोस्तों, एक बार शुरू करते हैं। रोहित सर आपका चल रहे थे, अब आपका उत्तराखंड का पोर्शन है। तो उत्तराखंड के पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच बन रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, रेलवे से संबंधित है। आजकल आपने देखा होगा हमारी चार धाम महामार्गों को रेलवे से जोड़ने की परियोजना है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो। रेलवे से आप पे कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, देहरादून में मेट्रो रेल परियोजना हेतु उत्तराखंड बजट 2023-24 में कितने पूंजीगत मद का प्रावधान किया गया। तो उत्तराखंड का जो बजट था, उस बजट में जो रेलवे के लिए अभी पैसा दिया गया, वो कितना पैसा दिया गया, हमें इस बारे में बताना था। अभी हमारी राज्य सरकार ने कितना घोषित किया है, तो राज्य सरकार ने अभी जो घोषित किया है वो कितना, 105 करोड़। कितना, सीधे सीधे आपको याद रखना, 105 करोड़ का राज्य सरकार ने अभी क्या किया, बजट घोषित किया रेलवे के लिए। ठीक है, अभी कभी जैसे रेलवे से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे आयोग ने सबसे पहले देखना तो 2016 में यहाँ पे क्या था, रेलवे के मेट्रो रेल के लिए काम करना शुरू कर दिया था। फिर 2017 आते हमने तीन हमारे जो शहर थे, मुख्यतः हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, इन शहरों को मेट्रो से परियोजना से जोड़ने के लिए हमने क्या, इन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी दर्जा दिया है। तीनों शहरों को, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून को, उत्तराखंड में केवल 3 ही सिटी हैं जिनको मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आप रेलवे पे देख रहे हो, तो रेलवे पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो चल रहा हमारा कर्णप्रयाग ऋषिकेश हमारी रेल परियोजना है। वैसे देखा तो 1921 में इस परियोजना की जो सर्वे किया था जे.एस. क्ले साहब ने इसका सर्वे किया था। इसके साथ साथ इन्होंने टनकपुर बागेश्वर का भी जो सर्वे किया है, वो किसने किया है, जे.एस. कल्वे ने किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार में देखना तो बड़े टाइम बाद अभी देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं, 2018 के बाद शायद अभी मिले हैं। जो पहला मिला था 19-20 का, 2019-20 का जो खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो लक्ष्य सेन को मिला था, और 20-21 का जो खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था, चंदन सिंह को मिला था। चंदन सिंह का संबंध आपको पता है किससे, एथलेटिक्स से था, जबकि लक्ष्य सेन किससे, हमारा बैडमिंटन से था। 19-20 में तो हमारा खेल रत्न पुरस्कार लक्ष्य सेन को मिला था, और द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हीं के पापा धीरेन्द्र कुमार सेन को 2019-20 का क्या मिला था, हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। यहाँ पे लिख देना 19-20 का द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद जो अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार था हमारा 2021 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, वो मिला था कमलेश कुमार तिवारी को। कमलेश कुमार तिवारी हमारे ताइक्वांडो के हमारे प्रशिक्षक रहे हैं, इन्हें 20-21 का हमारा क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बाद 21-22 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, ये मिला था संदीप कुमार डुकलान जी को। संदीप कुमार डुकलान जी हमारे किसके, तीरंदाजी के हमारे क्या रहे हैं, कोच रहे हैं। साथ साथ इस बार एक ही खिलाड़ी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है 2021-22 में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था वो किसे मिला था, तो आपको याद रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट हमारा किसे मिला, नाम ही याद नहीं आ रहा उनका, छोड़े। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी। एक पुस्तक अभी हाल ही में आई है, पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक जो पुस्तक है, पुस्तक किसकी, हमारी रचना बिष्ट रावत ने अभी हाल ही में ये पुस्तक निकाली है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके साथ साथ रस्किन बॉन्ड की भी कुछ पुस्तकें आई है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें देखा तो एक आया था द नेचर लवर, ठीक है, नेचर लवर था, लंडौर देश था। इसके साथ साथ आपको देखना 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट, इनकी भी एक जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत में चल रहा था, इसी के उपलक्ष्य में आया था 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये भी बुक किसकी थी, हमारी रस्किन बॉन्ड की थी। ठीक है, फटक से अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है। हमारा जो वेटनरी से संबंधित संस्थान हमारा भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, वो हमारा कहाँ पे, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नैनीताल में हमारा स्थित है। इसकी स्थापना 1893 में लिंगार्ड द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। जो केदारनाथ हमारा पर्वत है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, केदारनाथ जो पर्वत की ऊंचाई है वो हमारी केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन था। केदारनाथ आपको पता है हमारा कितना, पहले तो याद रखना 6969 में से एक घटा देना तो 6968 हमारी क्या है, केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई है। आपको ऑप्शन सी में दिख रहा 7084,
70 84 सतोपंथ, 70 84 हमारी सतोपंथ की है। ठीक है, जबकि देखना 71 20 मेरे को पता है बद्रीनाथ के पास एक मंदिर है, एक चोटी है त्रिशूल। ठीक है, और 71 40 हमारी किसकी है? चौखंबा की। 71 38 सॉरी 40 नहीं 38 किसकी? हमारी चौखंब की। उत्तराखंड में पर्वतों में देखो तो नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, कितनी? 78 16 हमारा नंदा देवी है। इसके बाद दूसरा क्रम आएगा तो 77 56 हमारा कामेत का आता है। और अगर कभी आएगा कुमाऊं साइड जाएगा आयोग तो वहाँ पे वो केवल पंचाचूली पूछता 6904 पंचाचूली की हम पे क्या आती है? हाइट आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? महाभारत काल देख रहा तो महाभारत काल में जो उत्तराखंड के लिए एक नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था उत्तर कुरु। उत्तर कुरु। और महाभारत के साथ साथ ऐत्रेयी ब्राह्मण में भी, महाभारत के साथ साथ ऐत्रेयी ब्राह्मण में भी उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या जाना जाता? उत्तर कुरु। इसी महाभारत काल में जो रुद्रप्रयाग को जो नाम दिया गया था, रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावत के नाम से महाभारती में जाना जाता है। ठीक है, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को किस नाम से जानते थे? तो वहां पे आपका क्या बनेगा? रुद्रावत। अगर आप केदारखंड की बात कर रहे हो तो केदारखंड और मानसखंड दो खंड मिलते हैं हमें किस? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हमें क्या दो खंडों में बांटा था उत्तराखंड को। ठीक है, अगर हम हेमवंत देख रहे हैं तो बहुत साहित्य ग्रंथों में उत्तराखंड का जो उल्लेख मिलता वो किस नाम से मिलता है? हेमवंत के नाम से मिलता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता? उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी देखना उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आर के जैन। ठीक है, आर के जैन क्या है? अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कभी आता उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो देखना अधिनियम 2002 के थे 27 मई 2003 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का क्या होता है? गठन होता, जिसके वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है? आर के जैन साहब इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, साथ साथ आता उत्तराखंड अल्पसंख्यक एवं वक्फ बोर्ड आता, तो उसमें याद रखना थोड़ा आपको, उत्तराखंड अल्पसंख्यक एवं वक्फ बोर्ड हमारा कब का है? तो वो आपको याद रखना, वक्फ बोर्ड हमारा 2005 का है। अल्पसंख्यक एवं वक्फ बोर्ड कब का? हमारा 2005 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता? देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार हैं? अभी देवस्थल नैनीताल के पास एक जगह पड़ती है हमारी देवस्थल। देवस्थल में हमारे कितने देशों के सहयोग से हमने टेलीस्कोप लगाया? आपको पता है देवस्थल में हमने सबसे बड़ी मिरर लिक्विड टेलीस्कोप लगाई थी। और वो उसमें हमारे कितने देश हैं? 5 देश हमारे साझेदार हैं। 5 में से तो एक तो आपको पता है भारत है और 4 हमारे विभिन्न देश हैं। इन 4 देशों में से देखना तो एक तो हमारा कनाडा आता है, आपको पता है कनाडा। एक हमने कहा बेल्जियम की सहायता से भी लगा रखा है, एक कनाडा बेल्जियम। ठीक है, कनाडा आएगा, बेल्जियम आएगा, एक पोलैंड आता हम पे, कनाडा बेल्जियम पोलैंड, और लास्ट हमारा आएगा तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 4 देश और इनके साथ एक भारत +1 कौन? भारत। तो 5 देशों ने देवस्थल में क्या लगाया? हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाई। ठीक है, देखना एक हमारा एरीज संस्थान पड़ता है। एरीज 1954 वाराणसी में एरीज की स्थापना होती है। 1955 में इसे शेर का डांडा नैनीताल में स्थापित किया जाता है। 1961 में इसे मोनोरा पीक, दूसरी चोटी पे मोनोरा पीक, वहीं पे आजकल भी देखा हमारा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता राजकीय वेधशाला कहाँ पे है तो आप 1961 मोनोरा पीक पे मार सकते हैं। इसके साथ साथ कभी आप पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि अभी हम एस्ट्रो पार्क बनाने जा रहे हैं, खगोल पार्क। एस्ट्रो पार्क भारत में कहाँ बनने जा रहा है? तो आप नैनीताल मारोगे। ठीक है, एस्ट्रो विलेज भी कहाँ पे बनने जा रहा है? तो आप कहाँ पे मारोगे? नैनीताल ही मारोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता? डॉक्टर कल्पना सैनी ने किस राज्यसभा सदस्य का स्थान लिया? अभी देखना उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में पहले हमारे प्रदीप टम्टा थे और प्रदीप टम्टा की जगह अभी हमारी कल्पना सैनी ने इनका क्या स्थान ले लिया अभी हाल ही में। ठीक है, इससे पहले देखना तो एक हमारे पौड़ी कोटद्वार से आते हैं अनिल बनूनी जी हैं, दूसरा हमारा नरेश बंसल जी हैं और तीसरा हमारा कौन? कल्पना सैनी जी हैं। ठीक है, यहाँ से राज्यसभा की केवल कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता? उत्तराखंड का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड में जो पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर बनाने की बात की गई थी यह हमारे तराई वाले क्षेत्र में बना है। तराई वाला क्षेत्र मतलब उधम सिंह नगर में पड़ता हमारा किच्छा जहाँ से गोला उत्तराखंड से बाहर जाती है, वहीं पे हमारा क्या बना है? तो
एम्स का पहला सैटेलाइट सेंटर बनने जा रहा है। रैणी गांव चर्चा में रहा था, ठीक है। गौरव देवी के कारण बीच में 2022 में यहाँ पे बाढ़ भी आई थी रैणी गांव में। एक आता है रैणी जांच समिति। अगर आप कभी रैणी गांव से आते हैं तो रैणी जांच समिति आपको पता है चिपको आंदोलन के बाद बनी थी 1977 में, ठीक है। कभी आएगा रैणी गांव समिति, जांच समिति कब बनी था? 1977 में बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, गढ़वाल मंडल के सृजन से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका एक भाग था? पहले देखना गढ़वाल मंडल का सृजन आपको पता है 1969 में हुआ, ठीक है। इससे पूर्व जो देहरादून था, देहरादून किस एक का हिस्सा था? तो आपको पता है देहरादून इससे पहले किसका? मेरठ मंडल का क्या था? एक हिस्सा था, ठीक है। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटा के कहां पे? गढ़वाल मंडल में क्या किया गया? शामिल किया गया। क्वेश्चन दो टाइप से आप पे बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप पे दो टाइप से बन सकते हैं। देहरादून जनपद का गठन कब हुआ? आप पे बड़ी समस्या है। आप 1817 मारे हैं, आप इसी का उल्टा कर दें 1871 मारे। वैसे अगर आप देहरादून जनपद की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ मिलेगा, देहरादून जनपद का गठन कब हुआ था, तो आपको 1871 मिलता है। लेकिन आप ट्रेल साहब की रिपोर्ट पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्या कि ट्रेल साहब ने जो था ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमा मानी थी वो नागपुर परगना माना था। साथ साथ इन्होंने देहरादून को 1817 में क्या बनाया था? एक अलग जनपद बना दिया था। वहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन इनकी ऑफिशियल साइट में 1871 लिखा है। आपको जो बेस्ट लगता है एग्जाम में देखना, किस हिसाब का आप पे ऑप्शन आता है तो आप उस ऑप्शन के हिसाब से आप खेल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई थी? आपको पता है गढ़वाल कमिश्नरी, जो गढ़वाल कमिश्नरी का सर्जन था ये कब किया गया था? तो 1773 में हमारी गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित किया गया था। आप पे आता है कुमाऊं मंडल। सबसे पहला आओ कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल कब का गठन है? कुमाऊं मंडल का गठन कब किया गया, ठीक है। अगर कुमाऊं मंडल देखना तो कुमाऊं मंडल हमारा कब का? 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन नैनीताल अल्मोड़ा में किया गया था और 1855 में इसका मुख्यालय ट्रांसफर करके कहाँ? नैनीताल लाते हैं, ठीक है। गढ़वाल मंडल की बात आएगी तो गढ़वाल मंडल 1969 का गढ़वाल मंडल आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप पे आता है GMBN, गढ़वाल मंडल विकास निगम, या KMVN, कुमाऊं मंडल विकास निगम। दो संस्थान आप पे और पढ़ेंगे, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, दोनों के दोनों हमारे 1976 के हैं। मार्च 1976 में इन दोनों का क्या हुआ है? गठन हुआ है, ठीक। सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको पता है उत्तराखंड में जो होम रूल लीग की स्थापना थी पूरे भारत में हमने 1915-16 में देखी थी, लेकिन उत्तराखंड में एक वर्ष पहले ही हमारे राइटर लिखते हैं कब? 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। विक्टर मोहन जोशी थे, चिरंजी लाल थे, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, GV पंत, इन लोगों द्वारा उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और इसी के 2 वर्ष बाद हमने 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया था। और यही कुमाऊं परिषद बाद में देखो तो उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड से कुली बेगार को जिसने हटाने में अहम भूमिका निभाई थी ना, वो यही क्या था? हमारा कुमाऊं परिषद था, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो कुमाऊं कांग्रेस, एक और आता आप पे कुमाऊं कांग्रेस। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना कुमाऊं कांग्रेस हमारा 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गढ़वाल कांग्रेस आएगा तो गढ़वाल कांग्रेस 1919 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। इसके साथ साथ कभी भी आप पे आता सरोला सभा आती, सरोला सभा का गठन कब हुआ? तो वहाँ पे आपको याद रखना 1904 में सरोला सभा, 1905 में टमटा सुधारणी सभा हरीश प्रसाद टमटा द्वारा, 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल, 1906 की बात आएगी तो हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता, 1790 ईस्वी में गोरखाओं के आक्रमण के समय चंदवंश का राजा निम्न में से कौन था? जब 1790 की बात है, गोरखाओं ने आक्रमण किया था चंद शासक पे और वहीं पे चंदों की सत्ता समाप्त कर दी थी। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि चंदों का अंतिम राजा कौन था, तो आपको सीधा सीधा पता है कौन सा? महेंद्र चंद था। और इसी पे गोरखाओं ने क्या किया था? आक्रमण किया था और यहीं से चंदों की सत्ता हमेशा के लिए क्या कहते? समाप्त कर दी थी। क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में बन सकता है आप पे, क्वेश्चन आप पे ऐसे भी बन सकता है कि जब कुमाऊं पे आक्रमण हुआ उस टाइम गोरखा नरेश कौन था? मतलब डोटी कह रहा मैं, डोटी नरेश या हमारा गोरखा शासन में जो नरेश था वो कौन था? तो आपको याद रखना रण बहादुर शाह। जब गढ़वाल पे आक्रमण हुआ, जब कुमाऊं पे आक्रमण हुआ था
रण बहादुर शाह था। 1803 जब गढ़वाल पर आक्रमण हुआ तो उस टाइम नेपाल का जो शासक था वो कौन सा, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। इन्होंने रण बहादुर को क्या कर दिया था, अपदस्थ कर राजगद्दी हटा ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था। आपको पता है 1930 के आसपास आपने देखा था पौड़ी का एक क्षेत्र था, दुगड्डा क्षेत्र, चंद्रशेखर आजाद या हमारे क्रांतिकारी घटनाओं के लिए लगातार आगे आ रहा था। काम भी एक था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये जगह पड़ती हमारी लैंसडाउन। आपको पता है लैंसडाउन छावनी के पास पड़ता हमारा दुगड्डा। लैंसडाउन में सारे अंग्रेज अधिकारी रहते थे और दुगड्डा में इसलिए क्योंकि दुगड्डा पास था तो विरोध भी सबसे ज्यादा कौन करेगा, जो पास में रहता वही तो करता सबसे ज्यादा विरोध। तो इसी कारण दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इस दुगड्डे को इस कहानी से जोड़ेगा कि आपको पता है 30 मई 1930 को, 30 मई 1930 को जो गढ़वाल में था, आपने देखा था ब्रिटिश गढ़वाल ये टिहरी रियासत में देखा था आपने, तिलाड़ी कांड हुआ था। तिलाड़ी कांड क्यों हुआ था कि तिलाड़ी में एक सभा होने जा रही थी। एक सभा हमारी टिहरी गढ़वाल में होने जा रही थी, एक सभा हमारी 30 मई 1930 को मैंने देखा था दुगड्डा में होने जा रही थी। दुगड्डा वाला जो सभा थी हमारी गढ़वाल की पहली राजनीतिक, इसे क्या कहते हैं, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कहते हैं। जबकि 30 मई जो टिहरी गढ़वाल की हमारी सभा थी, इस सभा को हम क्या तिलाड़ी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है, निम्न में से किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवकों द्वारा की गई। आपको पता है कत्यूरी शासक एक था हमारा गर्मी बहुत हो रही है यार। तो कत्यूरी शासक देखना हमारा, जिसका आपको पता था इनका शासन बड़ा क्रूरता पूर्वक रहा था। बिरमदेव की हत्या कौन कर देते, इनके स्थानीय सेवक कर देते हैं। ठीक है, आपको ललित सूरदेव देखोगे तो ललित सूरदेव हमारा कत्यूरी शासक थे। भगवान 12 यानी विष्णु का अवतार इन्हें मानता, विष्णु के 12 अवतार के समान ये मानते हैं। साथ साथ जो कंडारा और जो हमारे पांडुकेशर से ताम्रपत्र मिले हैं वो किसके मिले, हमारे ललित सूरदेवी के हमारे ताम्रपत्र मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1822 में कुंजा क्रांति का संबंध निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित था। उत्तराखंड में पहली क्रांति देखना तो 1822 में हुई थी, कुंजा ताकुला की क्रांति। कुंजा क्रांति क्या था, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। कुंजा जो हरिद्वार के पास पड़ता है, वहीं से ये क्या हुई थी, एक क्रांति हुई थी। इसे कुंजा क्रांति के नाम से जाना जाता है। कुंजा एक गांव है, ठीक है, हरिद्वार के पास में पड़ता है। इसके बाद जो क्रांतिकारी घटनाएं उत्तराखंड में देखी थी आपने 1857 में देखा था, आपने यहाँ पे एक संगठन देखा था क्रांतिवीर संगठन देखा था। और क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया था, तो आपको याद है क्रांतिवीर संगठन 1857 में कालू मेहरा ने बनाया था। वाजिद अली शाह इस टाइम अवध के नवाब थे, कालू मेहरा से संपर्क करते हैं कि आप गढ़वाल क्षेत्र में क्रांति के लिए आह्वान कीजिए, और कालू मेहरा यहाँ पे क्या बना देते हैं, क्रांतिवीर संगठन बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है। देखना, आपको पता है पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन से दर्रे, क्या ऊंटा है, हाँ ऊंटा है, जयंती है, लिपुलेख तो आपको पता है अभी विवाद भी रहा था, भारत नेपाल का विवाद है, लेकिन भारत और तिब्बत को ये भी जोड़ता है। ठीक है, जो नहीं है तो क्या है, लातू धुर्रा नहीं है। लातू धुर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य पड़ता है, लिख लेना, पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य हमारा लातू धुर्रा दर्रा पड़ेगा। ठीक है, लातू धुर्रा होगा, टोपी धुर्रा हो गया, ये सब कहाँ, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है। आपको पता है चमोली जिले में लक्ष्मीबन, माणा के पास पड़ता हमारा लक्ष्मीबन, रुद्रनाथ, भगवान रुद्रनाथ का मंदिर आपको पता है चमोली में पड़ता है, तो रुद्रनाथ बुग्याल भी हमारा चमोली में ही पड़ता है। ठीक है, औली बुग्याल आपको पता है शीतकालीन खेलों के लिए औली हमारा प्रसिद्ध है। इस बार हमारे शीतकालीन खेल होने थे, लेकिन जोशीमठ दरक रहा था, इस कारण यहाँ पर 2023 के शीतकालीन खेल नहीं हुए। ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, चमोली में पड़ता है। एक ही बुग्याल था इनमें से, तपोवन बुग्याल हमारा चमोली में ना पड़ के कहाँ पे, उत्तरकाशी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखना, क्या कहता, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है।
उत्तराखंड के किस जनपद में हमारा धौली गंगा जल विद्युत परियोजना हमारी स्थित है? तो आपको पता है धौली गंगा जो जल विद्युत परियोजना हमारी एक धौली उत्तराखंड में केवल दो ही जगह है, पश्चिमी धौली और पूर्वी धौली। अगर पूर्वी धौली की बात आती है तो पूर्वी धौली हमारा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में हमारे पूर्वी धौली पड़ती है। और पश्चिमी धौली कहाँ पे? तो पश्चिमी धौली हमारा चमोली में पड़ती है। आप देखो तो हम पे केवल एक ही ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली तो था ही नहीं। तो पूर्वी धौली गंगा परियोजना हमारी कहाँ पे? पिथौरागढ़ में हमारी पड़ती है, ठीक है। चंपावत में आएगा तो चंपावत में हमारे शारदा परियोजना या शारदा नहर के नाम से जानी जाती है, शारदा परियोजना हमारी पड़ती है। टिहरी डैम तो आपको पता ही है, अभी 2023 में भारत का जो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला डैम बन जाएगा, वो कौन बन जाएगा? तो टिहरी डैम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रमन मैक्स के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? आपको पता है चिपको आंदोलन से संबंधित एक ही व्यक्ति था जिसे रमन मैक्स के पुरस्कार दिया गया था, और वो चमोली जनपद से थे हमारे चंडी प्रसाद भट्ट। 1982 में इन्हें क्या मिलता है? रमन मैक्स के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उत्तराखंड से केवल दो मात्र व्यक्तित्व हुए हैं जिन्हें रमन मैक्स के पुरस्कार मिला, एक तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को, दूसरा 2009 में दीप जोशी को क्या मिला था? हमारा रमन मैक्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दीप जोशी, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा आपको पता है हमारा पर्यावरणविद रहे हैं, टिहरी से हमारा इनका संबंध है। सिलक्यारा आश्रम या नवजीवन आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी, ये भी हमारे पर्यावरणविद रहे हैं। अभी देखना तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में इनकी क्या लगाई है? फोटो लगाई है, ठीक है। कल्याण सिंह रावत यानी मैत्री उपनाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। वन आंदोलनों से संबंधित ये भी रहे हैं। 2020-21 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरा देवी देखना तो गौरा देवी का जो संबंध आता, किससे आता? चिपको आंदोलन, चिपको वुमेन के नाम से इन्हें जाना जाता, चिपको आंदोलन से संबंधित है। 26 मार्च 1974 में इन्होंने रैणी गांव से क्या किया था? चिपको मूवमेंट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्वेश्चन अगला क्या कहता है? राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए योजना कब से चलाई जा रही? अभी देखना तो राज्य में जो हमारे बीच में क्या था? मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। आपने देखा था इस क्षेत्र में सुअर, भालू, बाघ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इन लोगों से ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र आपस में लड़ता रहता है इन चीज़ों से। कभी जंगली जानवरों का हम पे क्या हो जाता है? हमला हो जाता है। इसी हमले को बचने के लिए हमारी जो रोकथाम के लिए एक योजना चलाई गई है 2012 से, हमारी कौन सी? मानव रोकथाम वन्यजीवों से संबंधित हमारी योजना चलाई गई है, ठीक है। हम एक और योजना चला रहे हैं वनों से संबंधित। आपने कैंपा योजना सुनी? कैंपा योजना के तहत आपने देखा कि आपके गाँव में पेड़ बंटे, आपके गाँव में जलाशय बने। कैंपा परियोजना 2010 से चलाई जा रही, वनों से संबंधित हमारी कैंपा परियोजना वो कब से? 2010 से चलाई जा रही। ऐसे वनों से संबंधित हमारी एक जाइका परियोजना है, जापान के सहयोग से हम चला रहे जाइका परियोजना, वन पंचायतों के गठन के लिए है। 2014 से हमारी जाइका परियोजना भी चल रही है, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम वन ह्रास वाले जिले कौन से? वैसे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, यहाँ पे सबसे कम आपको सबसे पता, सबसे ज्यादा वन ह्रास तो कहाँ पे? उधम सिंह नगर में हुआ। उत्तराखंड के 17वीं वन रिपोर्ट जो आई है, 17वीं वन रिपोर्ट क्या कहती है? उत्तराखंड में केवल 5 जिलों में क्या हुई है? वन क्षेत्रफल में कमी हुई है, बाकी क्षेत्रफलों में क्या? वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा वन ह्रास हमारा उधम सिंह नगर में हुआ, जबकि सबसे कम में बागेश्वर, काट के लिख लेना, सबसे कम ह्रास, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे? नैनीताल में हुई थी। फिर वृद्धि कहाँ पे हुई थी हमारा? तो कहाँ पे? देहरादून में हुई थी। अगर देखना टॉप जिन 2 जिलों में जंगलों में कमी पड़ी है आपका, एक तो उधम सिंह नगर है और सेकंड रैंक पे हमारा टिहरी पड़ता है, ठीक है। सेकंड रैंक पे हमारा टिहरी पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? धनपुर डोबरी जो कि तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में संबंधित है? धनपुर डोबरी क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, तांबे उत्पादन से हमारा संबंधित है। धनपुर डोबरी हुआ। सर इसके साथ साथ आपको याद रखना चमोली का मोहन खाल वाला क्षेत्र भी क्या, यहाँ भी क्या किया जाता है? ताम्र का उत्पादन किया जाता है। अगर देहरादून देखना तो देहरादून में एक प्रसिद्ध खनिज पाया जाता है जो केवल देहरादून ही में पाया जाता है, इसे कहते हैं बैराइट्स। बैराइट्स का उत्तराखंड में उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो देहरादून में। अगर आता एसबेट कहाँ पे पाया जाता है? तो एसबेट हमारा कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में हमारा एसबेट भी पाया जाता है। अगर आता टिन के लिए भी एक ही चीज फेमस है हमारा, टिन कहाँ पे पाया जाता है? तो टिन आपको पता है चमोली में पाया जाता है।
टीन कहाँ पे, तो टीन हमारा चमोली में पाया जाता। इसके साथ साथ आप पे कभी आता कि हमारा लोहा कहाँ पे पाया जाता, तो लोहा रामनगर कालागढ़ वाले क्षेत्र में हमारा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई। कुमाऊं भाबर ख्यात जो हमारी न्यास निधि थी ये कब स्थापित हुई थी, तो 1906 में तराई के विकास के लिए हमने क्या किया था, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की थी। इसके साथ साथ आपने देखा था एक रैमजे के टाइम पीरियड में बनाया था तराई के विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई इंप्रूवमेंट फंड के नाम से बना था 1883, या अजय रावत साहब कभी कभी उसे 1880 भी लिखते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, बढ़िएगा सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है। नगदी फसल मतलब जहां पे आप क्या, जिसे बेचकर आप कैश कमाते हैं, वो नगदी फसल में आती है। और उत्तराखंड में देखना तो नगदी फसल में केवल एक ही चीज आती है, वो आती है गन्ना। बाकी चावल, गेहूं, दलहने ये हमारी खाद्य फसलों में आती है। इनसे केवल हम ही क्या, हमारा ही खपत हो पाता है, हम इनका क्या निर्यात आयात ज्यादा नहीं कर पाते। नगदी फसल में हमारी केवल क्या आएगी, गन्ना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। अभी उत्तराखंड जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना महामारी लगी थी, तो उस टाइम उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य नीति थी बड़ी चर्चा की गई थी। उत्तराखंड की जो नई स्वास्थ्य और शिक्षा नीति आई है, वो जो स्वास्थ्य नीति आई है वो कब की, 2013 की आई है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है 2009, तो 2009 में यहाँ पे लिख देना ई डिस्ट्रिक्ट योजना। ई डिस्ट्रिक्ट योजना हमारी कब की, 2009 की। अगर 2012 में देखना तो हमारी डोली सेवा आई थी। डोली सेवा कब की है, डोली सेवा एक एम्बुलेंस टाइप की हमारी पहाड़ों में जो चलती है। ठीक है, डोली सेवा 2012 की आई है। जबकि 2010 में आपको पता ही है, 2010 में हमारी कौन सी सबला योजना आई थी। सबला योजना कब की थी, 2010 की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में कौन सी जनजाति भूमसेन की पूजा करते हैं। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति, या मैं कहूं उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति किसकी पूजा करती है, भूमिसेन की पूजा करती है, वो थारू जनजाति है। भूमिसेन मतलब इनका भूमि से संबंधित जो देवता होता है भूमिसेन के नाम से जानते हैं। वैसे मैं भोटिया में देखूं तो भोटिया में जो भूमि का देवता होता है भूमियाल के नाम से उसे जाना जाता है, भूमियाल के। ठीक है, थारू में देखना तो थारू में बड़ा बाबा या इसे भूमिया के नाम से जाना जाता है, बड़ा बाबा या इसे भूमिया कहा जाता है। ठीक है, जाड़ देवता वैसे देवताओं की कमी पूजा करते हैं, लेकिन जाड़ों में एक याद रखना, रिंगाली देवी। ठीक है, रिंगाली देवी किसकी देवी मानी जाती है, तो रिंगाली देवी हमेशा याद रखना जाड़ों की देवी मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। उत्तराखंड में देखना तो अभी हमारे 6 ही जनपद ऐसे हैं जिनमें हमने क्या किया, रेल पथ बिछाया। अगर मैं शुरुआत करूंगा तो देहरादून, ठीक है, 1900 में रेल आई थी। देहरादून के साथ हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार के साथ साथ पौड़ी, पौड़ी के साथ साथ आपको पता है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के साथ साथ आपको पता है नैनीताल, नैनीताल के साथ साथ आपको पता है टनकपुर वाला क्षेत्र चंपावत। तो कितने टोटल 6 जिलों में हमारी क्या रेल पथ बिछाया चुका। अब जो आने वाला हमारा देहरादून ऋषिकेश, ये कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन है, इसके बाद थोड़ा हो सकता है कि हमारे कुछ जनपदों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हम गढ़वाल मंडल का केवल उत्तरकाशी छोड़ के बाकी सारे जनपदों में हम रेल बिछाने जा रहे हैं। ठीक है, केवल उत्तरकाशी छूट जाएगा उससे, क्योंकि हमारा ऋषिकेश वाला मतलब टिहरी वाला क्षेत्र आएगा, पौड़ी वाला श्रीनगर वाला क्षेत्र आएगा, रुद्रप्रयाग आएगा और चमोली आएगा। इन 4 जनपदों में भी हमारी क्या कर्णप्रयाग ऋषिकेश जो हमारी रेल परियोजना है उस पर काम चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है। लोहारी नाग पाला परियोजना, लोहारी नाग पाला परियोजना आपको पता है उत्तरकाशी में हमारी भागीरथी घाटी में हमारी ये पड़ती है। पाला मनेरी, मनेरी आपको पता है उत्तरकाशी के जस्ट आगे है, पाला मनेरी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी नदी पे भी बनता। मनेरी भाली आपको पता है, मनेरी उत्तरकाशी में पड़ता है, वहीं मनेरी पे है। मनेरी किस पे, भागीरथी पे पड़ती है। एक जो आपकी योजना है कोठली भेल, कोठली भेल वैसे देखो तो भागीरथी नदी पे पड़ती है। टिहरी डैम के से जो कोठली भेल परियोजना हमारी वहाँ पे भागीरथी पे नहीं, गंगा नदी पे पड़ती है। ये 3 धारा वाला जो क्षेत्र है, 3 धारा के ठीक नीचे हमारी कोठली भेल परियोजना पड़ती है। अगर भागीरथी पे देखो टिहरी में तो एक परियोजना पड़ती है हमारी कोटेश्वर परियोजना, 400 मेगावाट की हमारी कोटेश्वर परियोजना है जो टिहरी डैम का क्या हमारा हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
FL2 नीति का संबंध उत्तराखंड में किससे? आपको पता है उत्तराखंड में जो FL2 नीति है, FL2 नीति हमारी किससे? शराब से संबंधित है। 20 मार्च 2023 को हमारी नई शराब नीति जारी हो चुकी है उत्तराखंड सरकार की। ठीक है, उत्तराखंड वन नीति देखना तो वनों से संबंधित हमारी वन नीति, जैसे आपने कैंपा देखा था, कैंपा के साथ साथ जायका पे मैं बात कर चुका हूँ। परिवार एवं नियोजन समिति या स्वास्थ्य नीति हमारी देखूं तो कब की? 2013 की आपने देखा था। ठीक है, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे चलना। क्या कहता है? उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई थी? हमारी राज्य सरकार में देखना ई वे बिल परियोजना हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारी ई वे बिल परियोजना आई थी, वो आई थी 20 अप्रैल 2018। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी उस टाइम, राज्य में क्या ई वे बिल प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा, फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे? उत्तराखंड में जरबेरा, कार्नेशन, ग्लेडियोलाई तथा लिलियम निम्न में से किसके एक प्रकार है? ये सब के सब हमारे किसके? पुष्पों की प्रजातियां आती। जबकि उत्तराखंड में आभूषण देखें तो आभूषणों के क्षेत्र में हम बड़े धनी लोग हैं, चाहे हम भोटिया के देखें, चाहे हम जौनसारी के देखें, चाहे हम सौका के देखूं, अलग अलग आभूषण हम पे पहने जाते हैं। जैसे हमने देखा कान की बाली देखी हमने, कान के मुर्खी देखी हमने, कान के कुंडल देखें, शीश फल देखा हमने, गले में हमेल देखा हमने, 54 मालों की जो 54 सिक्कों की जो माला होती हमेल देखा, पैर में हमने देखा इमरती तार, पौंटिया, पाजेब, शुद्धमन, कंडवा सब पैर में पहने जाते हैं। हाथ में देखा हमने धगुले, गले में हंसुले। ठीक है, तो एक कुमाऊं में जो हम गुलोबंद पहनते हैं या हम क्या रामनवमी के नाम से भी उसे जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के लिए निम्न में से किस स्थान पर कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई? अभी उत्तराखंड में देखना तो नैनीताल के पास दो जगह पड़ती है हमारी, एक भवाली और एक जोलीकोट। जोलीकोट वही जहां आलू शोध केंद्र हमारा जोलीकोट में है। 1943 का भवाली देखना, उत्तर नैनीताल भीमताल के पास भवाली भी पड़ता हमारा वहाँ पे, और साथ साथ देहरादून के शंकरपुर में हमने क्या बना रखा? मशरूम उत्पादन के लिए क्या इकाइयाँ, कंपोस्ट इकाइयाँ बना रखी है। इसके साथ साथ कभी आएगा मशरूम गल के नाम से किसे जाना जाता है उत्तराखंड में? तो आपको पता है दिव्या रावत। दिव्या रावत को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? मशरूम गल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में उत्तराखंड के निम्न जनपदों का चयन गोवर्धन योजना के लिए किया गया, वह कौन कौन से? ठीक है, उत्तराखंड गोवर्धन योजना के लिए आपने देखा था उत्तराखंड से केवल 3 जगह गई थी। एक नैनीताल का जोगीपुरा वाला क्षेत्र था, दूसरा उधम सिंह नगर का सितारगंज वाला क्षेत्र था, तीसरा हरिद्वार का रुड़की वाला क्षेत्र था। तीनों स्थलों का क्या चयन हुआ था? गोवर्धन परियोजना के लिए। ठीक है, फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ऑन द नेचुरल फाइबर की स्थापना कहाँ पे की गई? जो हमारा उत्तराखंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी नेचुरल फाइबर है, ये पड़ा था हमारा अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा मेटाना में हमारा ये स्थित है। ठीक है, यहीं पे देखना कभी आप पे एक क्वेश्चन और बन सकता, पंचाचूली वुलन। पंचाचूली वुलन के नाम से हमारी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है? तो पंचाचूली सुनकर आप पिथौरागढ़ मत चले जाना। पंचाचूली वुलन के नाम से हमारी ऊन फैक्ट्री है वो कहाँ पे? हमारी अल्मोड़ा, यहीं अल्मोड़ा में है, वहीं मेटाने के पास हमारा क्या सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर के नाम से स्थापित भी किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का शुभारंभ किया गया था? आपको पता है मुख्यमंत्री का जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1905 है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत हम पे कब हुई? तो आपको सीधा सीधा याद रखना, एक डेट आती है आप पे, वो डेट आती 23 फरवरी 2019। ऑप्शन सी लिखना, 23 फरवरी 2019। आपको आएगा 15 अगस्त 2019 से कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री जल मिशन। जल मिशन हमारा कब? 2019 से शुरू किया गया था। इसी के तहत हम क्या राष्ट्रीय जल मिशन के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत हम क्या 1 रुपए में क्या पानी का कनेक्शन देने जा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना।
किस चंद शासक ने बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित घोषित किया था? बीरबल का पुत्र, बीरबल आपको पता है किसके टाइम पीरियड पे था? अकबर के टाइम पीरियड पे था। और अकबर से मिलने लाहौर कौन जाते हैं? तो आपको पता है अकबर से मिलने लाहौर 1588 में रुद्रचंद जाते हैं। वही रुद्रचंद साहब क्या कर देते हैं? बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित कर देते हैं। लाहौर में जाते हैं तो अकबर से वार्ता करते हैं, अकबर के साथ एक अभियान करते हैं, नागौर का अभियान, राजस्थान में पड़ता नागौर। इसे अभियान में बीरबल भी जाता है, जिससे अकबर खुश होकर बीरबल को हमारा तराई वाला क्षेत्र था, जिसे 84 माल परंगना के नाम से जाना जाता था, किसे दे देता है? सीधा सीधा अकबर रुद्रचंद को दे देता। लक्ष्मीचंद देखना, तो लक्ष्मीचंद रुद्रचंद के बाद गद्दी पे बैठा था। वैसे तो शक्ति गोसाई ने बैठना था, लेकिन जन्मांध्र होने के कारण शक्ति गोसाई नहीं बैठता, लक्ष्मीचंद बैठता है। गढ़वाल पे 8 बार आक्रमण करता है, 7 बार असफल होता, 8वीं बार में सफल हो जाता है। ठीक है, 2 कचहरियां बनाता है, न्योली और बिस्टौली नामक कचहरियां भी किसने बनाई थी? लक्ष्मीचंद ने बनाई थी। 1602 में बागनाथ मंदिर का क्या कराता है? जीर्णोद्धार कराता है। कौन कराता है? तो आपको पता है कौन? लक्ष्मीचंद बनाता है। सीमा सूचक पत्थर किसने रखे थे? तो सीमा सूचक पत्थरों का निर्माण भी किसने? लक्ष्मीचंद ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मुजफ्फरनगर कांड उत्तराखंड पे देखो तो एक काला दिवस या काला दिन के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरनगर कांड, एक तो हम गांधीवादी लोग हैं, 2 अक्टूबर को हम अहिंसा के रूप में मनाते हैं। उसी दिन 2 अक्टूबर 1994 की बात है, जब हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली में हम विरोध करने जा रहे थे, पृथक राज्य की मांग को लेकर हम यहाँ से दिल्ली पहुँच रहे थे। तो मुजफ्फरनगर पे एक जगह पड़ती, रामपुर मुजफ्फरनगर तिराहा, वहाँ पे उत्तराखंड से जाने वाली बसों को रोक दिया जाता है यूपी सरकार द्वारा। फिर उन्हीं बसों पे गोलीबारी होती है, हमारी महिलाओं के साथ बड़े बदसलूकी की जाती है। ठीक है, इसी कांड को हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से जानते हैं या रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और उस टाइम जो देश में प्रधानमंत्री थे, उस टाइम जो प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, उसके बाद जो जब लाल किले से 1996 में घोषणा होती उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो उस समय देवगौड़ा, ठीक है, देवगौड़ा हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब उत्तराखंड का गठन होता है तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे क्या? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, टिहरी रियासत के किस शासक ने ब्रिटिश शासन के आधार पर टिहरी में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की थी? आपको पता है जैसे ब्रिटिश सरकार में ट्रेल ने किया था दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन, वैसे टिहरी दरबार में देखना तो ट्रेल के समकालीन यहाँ पे सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह यहाँ पे कुछ न्यायालय बनाता है, जैसे दीवानी देखा था आपने, कलेक्ट्री देखा था आपने, एक और न्यायालय देखा था इनका सरसरी और फौजदारी न्यायालय। तो न्यायालयों का गठन किसने किया था? सुदर्शन शाह ने किया था। ठीक है, इसके बाद सुदर्शन शाह के बाद हम देखो तो एक टिकट प्रथा थी। सुदर्शन शाह के बाद तो प्रताप शाह आते हैं, प्रताप शाह टिकट प्रथा शुरू करते हैं। ठीक है, कभी आएगा टिहरी दरबार में न्याय के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए टिकट प्रथा या टिकटी प्रथा किसने शुरू की थी? तो आप वहां पे क्या लगोगे? प्रताप शाह ने करोगे। चीफ कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे प्रताप शाह ने। हुजूर कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो हुजूर कोर्ट आप कीर्ति शाह मारोगे। ठीक है, कभी आएगा टिहरी दरबार में हाई कोर्ट टिहरी दरबार में 1938 में बना था। और हाई कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी टिहरी दरबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध की जो पुरानी कथाएं होती है उन्हें जातक के नाम से जाना जाता है। तो जातक किससे? बौद्ध धर्म से हमारा संबंधित है। बेसिक से था, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पे की थी? भगवान जो महावीर हैं हमारे 24वें जैन तीर्थकर थे, इनके द्वारा जो जैन सभा की स्थापना थी, जैन सभा की स्थापना कहां पे? पावा पे की गई थी। कहां पे? पावा पे। ऑप्शन बी पावा। कभी महावीर का जन्म आता था तो महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? कुंडलग्राम में। ठीक है, इसके साथ साथ देखना महावीर, अगर महावीर आएगा तो जैन धर्म से महावीर संबंधित थे। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िए फटक से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य के नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की है? या बाजार नियंत्रण प्रथा के नाम से हम इसे जानते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा आपको पता है किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी।
यही अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ पे आक्रमण करता और पद्मावती का जो आपने देखा था पद्मावत में जो कहा गया जायसी द्वारा, वो किस उल्लेख के बारे में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के बारे में बात की गई। यही अलाउद्दीन खिलजी देखना, तो भारत की स्थिति इस टाइम ऐसी थी, यहाँ से मंगोल आक्रमण आ रहा था, और सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पीरियड पे हुए थे? आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ही सल्तनत काल की सबसे बड़ी सेना बनाता इन्हीं मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखना, तो दीवान मुस्तखराज बनाया था। दीवान मुस्तखराज का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्या था? तो वित्त विभाग। दीवान मुस्तखराज क्या था? तो वित्त विभाग था। ठीक है, शेरशाह सूरी का संबंध देखना, तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड के निर्माण के लिए शेरशाह सूरी जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखना मोहम्मद बिन तुगलक, पहले तो इन्होंने साकेतिक मुद्रा चलाई थी, दिल्ली से राजधानी कहाँ? देवगिरी ले गए थे। फिरोज शाह तुगलक देखना, तो नेहरू के जाल के लिए जाना जाता है, इन्होंने अलग से दीवान बंदगान बनाया था। एक जो दासों का विभाग था, दीवान बंदगान किसके टाइम पीरियड में बना था? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता हम पे, शिवाजी के आत्माध्यक्ष गुरु कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता वो शिवाजी को माना जाता, और शिवाजी के जो आत्माध्यक्ष गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो आपको ऑप्शन ए दिख रहा, स्वामी रामदास इनके माने जाते हैं, आत्माध्यक्ष गुरु माने जाते हैं। शिवाली देखना, तो पहले 1665 में औरंगजेब के सेनापति जयसिंह से एक संधि करते हैं, पुरंदर की संधि करते हैं। इसके बाद 66 में औरंगजेब के दरबार आगरा में आते हैं, वहाँ पे गिरफ्तार हो जाते हैं, औरंगजेब इन्हें बंदी बना लेता। बाद में शिवाजी कैसे कर भाग निकालने में सफल होते हैं, और 1674 में अपना राज्य अभिषेक काशी से एक गंगा भट्ट को बुलाते हैं और अपना राज्य अभिषेक कराते हैं, और मराठा साम्राज्य की क्या कर लेते हैं? स्थापना कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो आपको सीधे सीधे याद रखना, जो हमारा पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, हेनरी डोरोजियो को हमारा क्या प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। इन्हीं के द्वारा 1826 में एक आंदोलन भी चलाया गया था। वह आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, फिनिक्स बस्ती या कभी आएगा फिनिक्स आश्रम के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो फिनिक्स आश्रम आपको पता है 1910 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी देखना, तो 1793 में कहाँ पे, सॉरी 1893 में जाते, साउथ अफ्रीका जाते। उसके बाद 1894 में नटाल में किसकी स्थापना करते हैं? नटाल कांग्रेस की स्थापना करते थे। उसके बाद 1903, ठीक है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकालते। 1910 में फिनिक्स आश्रम की क्या कर देते? बस्ती बना देते। फिनिक्स आश्रम या फिनिक्स बस्ती के नाम से अफ्रीका में बना देते। इसके साथ साथ 1896 में, इनका याद रखना, इनका एक पत्र आता है ग्रीन पॉम्पलेट के नाम से। ग्रीन पॉम्पलेट के नाम से 1896 में पत्र किसने जारी किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बाद में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और इसी 9 जनवरी को अब भी देखना, तो हम इसी 9 जनवरी को अब एक महोत्सव मनाते हैं, इसे प्रवासी महोत्सव, प्रवासी दिवस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? तो आपको याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष है, जबकि हमारे हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो कितनी है? 62 वर्ष है। अभी देखना सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का कोरम है, तो कभी आएगा सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो आपको याद रखना 33 + 1, 33 अन्य हैं, एक क्या हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। अब चंद्रचूड़ जी हमारे क्या मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कभी आएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, या कोरम को कौन बढ़ा सकता है? तो आपको याद रखना, हमारी संसदीय इसमें क्या कर सकती है? जजों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अगर उत्तराखंड में आएगा, उत्तराखंड में कितना का कोरम है? तो उत्तराखंड में अभी 8 + 1, 8 और 1 9 है, और 2 एडिशनल हैं, तो टोटल कितने? 11 जज हैं। जनरल बिपिन सांघी अभी हमारे क्या मुख्य जज हैं, कहाँ के? नैनीताल के, चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्यपाल
सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसने? राज्यपाल को किसने कहा था कि सोने के पिंजड़ा के अंदर निवास करने वाला होता है? सीधा सीधा आपको याद रखना, किसने? सरोजिनी नायडू ने इस शब्द कहे थे। सरोजिनी नायडू की एक पुस्तक आई थी ब्रोकन विंग के नाम से। कभी आप पे एग्जामिनर ने थोड़ा और पैटर्न बदल दिया, पूछा कि ब्रोकन विंग के नाम से जो पुस्तक थी वो किसकी थी, तो वहां पे आपको याद रखना किसकी? सरोजिनी नायडू की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? आपको पता है, पहले लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा किसी साधारण विधेयक को अगर पेश करके भेज सकती है तो राज्यसभा उसे कितना 6 माह तक रोक सकती है। वैसे ही अगर विधानसभा में आएंगे, विधानमंडल में आएंगे, विधानमंडल देखना, तो विधानसभा किसी साधारण विधेयक को अगर पास करके विधान परिषद पे भेजती है तो विधान परिषद मात्र कितना टाइम? 4 माह ही उसे क्या कर सकती है? रोक सकती है, केवल 4 माह। अगर वित्त विधेयक होगा, धन विधेयक होगा तो केवल कितना? 14 दिन ही इसमें ज्यादा से ज्यादा रोक सकती है राज्यसभा और विधान परिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? भारत में देखना तो निर्वाचन आयोग जो भाग आता है, भाग 324 में निर्वाचन आयोग का क्या प्रावधान है? आर्टिकल अनुच्छेद 324 में हमारा निर्वाचन आयोग है। कभी आएगा भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग बना था। अभी देखना तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपको याद रखना मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन है, तो हमारे राजीव कुमार हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या होता है? हमारे परिसीमन जो आयोग के हमारे जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हमारा क्या परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो हमें बताना था पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई है। आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए हमने क्या पंचायती राज व्यवस्था अपनाई है, या लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए हमने पंचायती राज व्यवस्था बनाई है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आप पे पंचायती राज से क्वेश्चन आने ही आने। आपको यहाँ पे थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना पड़ेगा पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज की बात करूं, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर हिमाचल कह रहा मैं, राजस्थान से हमारी पंचायती राज की शुरुआत होती है। 1993 में हमारे पंचायती राज अधिनियम आ जाता है। वो अगर आएगी उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब का आया, तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम से आप याद रखना 2016 में उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम आया था, जिसे 2019 में संशोधित कर दिया गया। आपको पता अभी आप पे पंचायत उत्तराखंड में आप हैं, आप देखते होंगे 2 बच्चों से ज्यादा वाले कौन बच्चे जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इसके साथ साथ जिनके घर में टॉयलेट नहीं है वो क्या नहीं लड़ पा रहे, पंचायत नहीं लड़ पा रहे। इसके साथ साथ पंचायत लड़ने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन निश्चित कर दी गई है। ठीक है, ये उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? पहले 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष था ये होता था हमारा जुलाई से जून तक होता, 1 जुलाई से 30 जून तक हमारा माना जाता था। लेकिन 2021-22 में अब सबका वर्ष चेंज करके अब एक ही कर दिया गया। जो भी अब लेखा वर्ष होगा 1 अप्रैल से क्या होगा हमारा 31 मार्च के बीच। अब हर चाहे बैंक का हो चाहे बजट का हो, सबका भी जो मुख्य वर्ष होगा अब यही होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब मार्च फाइनल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मुद्रास्फीति की उच्च दर, जब कभी मुद्रास्फीति होती है तो अपने उच्च दर पर होती है और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी की उच्च दर होती है एक साथ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? सीधा सीधा आपको पता है स्टेफलेशन के नाम से इस स्थिति को जानता है। सभी लोगों ने पढ़ा है, बेसिक सा था। फटक से देखना, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा फटक से लगा रहा, क्योंकि परसों कुछ कमेंट आए थे कह रहे थे थोड़ा स्पीड पे कराना, तो आज ट्राई कर रहा हूं मैं स्पीड पे कराने की, कितनी जल्दी आपको करा पाऊंगा। ठीक है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अभी देख रहा तो 2026 में परिसीमन चल रहा है। अभी उत्तराखंड में लोकसभा की कितने 5 सीटें थी, हो सकता कि 2026 के परिसीमन के हिसाब से 2032 में जो 2029 में जो सीटें आएगी, 29 में जो उत्तराखंड में टोटल लोकसभा की कितनी सीटें आ सकती है? 8 सीटें बढ़ सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना भारत में जो परिसीमन हुआ है, पहला परिसीमन
1952 में हुआ था, दूसरा परिसीमन 1963 में हुआ था, तीसरा परिसीमन 1973 में हुआ था और चौथा परिसीमन 2002 में। अभी तक भारत में केवल 4 ही बार क्या हुआ, परिसीमन आयोग बना है और 4 ही बार भारत में परिसीमन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश 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 में पारित किया गया। भारत में बैंकिंग विनिमय जो अधिनियम आया है कब का था, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कब आया था, 1949। बैंकिंग से संबंधित एक और जानकारी आयोग आपसे जानना चाहेगा, लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना कब किया है, तो आपको याद रखना है 1969 में हमारी लीड बैंक योजना चली थी। ठीक है, 1969 में हमारा क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 2 बार किया गया था, एक 69 में एक 78 में किया गया था। ठीक है, अभी कभी थोड़ा करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है बैंकिंग से संबंधित, आपसे पूछा अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना अभी हम पे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है टोटल कितने बैंक हैं, तो आपको पता है 12 बैंक हमारे क्या नेशनलाइज हैं, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 बच गई, क्योंकि बीच में कई बैंकों का क्या हुआ था, विलय हुआ था। जैसे मैंने पीएनबी में देखा था, पीएनबी में किसका विलय हो गया था, पीएनबी में हमारा ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ साथ हमारा किसका विलय हो गया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 2 बैंकों का विलय हमारा किसमें, पीएनबी में कर दिया गया था। साथ साथ केनरा और सिंडिकेट बैंक का क्या था, आपस में विलय कर दिया गया था। इसके साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और साथ साथ हमारा कॉर्पोरेशन बैंक का भी क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और चौथा जो बैंक था इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंकों का आपस में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। ठीक है, अभी टोटल 12 ही बैंक बचे हैं राष्ट्रीयकृत। ठीक है, और उनमें सबसे बड़ा एसबीआई है और दूसरे नंबर का हमारा अब कौन पहुंच गया, पीएनबी पहुंच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में आता है। झूम कृषि मुख्यतः हमारे पूर्वोत्तर भारत में पड़ती है और झूम कृषि का जो सबसे ज्यादा पार्ट पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है, नागालैंड में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ कभी आएगा उत्तराखंड में क्या झूम कृषि की जाती है, तो आपका आंसर बनेगा हाँ, कई क्षेत्रों में भोटिया लोग और मुख्यतः झूम कृषि करती है उत्तराखंड में एक जनजाति करती है, वो कौन सी करती है, राजी जनजाति भी हमारे क्या करती है, झूम कृषि करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किस विद्वान का है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना, हमेशा के लिए रट लेना ये क्वेश्चन, किसने, जेम्स हटन का एक कथन था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, फटक से बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर आना था। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है या भूप्रपट्टी होती है, इस भूप्रपट्टी पे जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो कौन सा, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद जो हमारा तत्व पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा, सिलिकॉन पाया जाता, फिर एल्यूमिनियम और फिर क्या पाया जाता, हमारा लोहा पाया जाता। तो ऑप्शन सी हमारा क्या आना था, बिल्कुल सही आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, तो बेसिक तथा लूसेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रखा था, क्योंकि मैं 2-3 बार से देख रहा था, मैंने घटना चक्र से बीच में क्वेश्चन देना शुरू किए, तो 1-1.5 महीने से मैं घटना चक्र से दे रहा था, तो कोचिंग में मेरिट बढ़ जा रही थी। इस बार मैंने थोड़ा लूसेंट का खेल खेला, तो आज थोड़ा मेरिट कम गई है। ठीक है, कभी आएगा सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा हमें पता है एक क्या है, मृतप्राय एक तारा है जिसे हम क्या सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पे है और इसका नाम क्या है। आपको पता है अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध नील नदी पे है और इस नील नदी पे जो बांध है इसे किस नाम से, आसवान बांध के नाम से जानते हैं। नील नदी देख रहे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कौन है, नील नदी है। सबसे बड़ी, सॉरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। सबसे बड़ी आएगी तो सबसे बड़ी अमेजन नदी है, सबसे बड़ी अमेजन आएगी। ठीक है, करीबा बांध आपको पता है जाम्बेजी नदी पे हमारा कौन सा पड़ता है, करीबा बांध पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सारगासो समुद्र किस महासागर में पड़ता है। सारगेसो वैसे तो एक घास का नाम है जो हमारे कनाडा के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे गर्म और ठंडा पानी मिलता है, वहीं पे ये लंबी लंबी घासें उगती है और उसी के नाम पे इसका नाम सारगेसो सीप पड़ा है। और सारगेसो सागर जो हमारा पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है, तो आपको कनाडा की इधर साइड जहाँ पे हमारी गल्फ स्ट्रीम वाली धारा मिलती है, वो कौन सा, अटलांटिक वाले क्षेत्र में पड़ता है। यही अटलांटिक जो एस के आकार का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है,
भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारा पर्वत, आपको पता ही है हमारे उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो उत्तर पश्चिम में हमारा केवल एक ही पर्वत है, वो है हमारा अरावली। और विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला भी कौन सी पाई जाती है हम पे, अरावली है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, इसके साथ साथ हिंदू कुश आपको पता है, हिंदू कुश पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हमारे हिंदू कुश की पहाड़ी पड़ती है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ आपको पता है मध्य प्रदेश और कहाँ पे, नीचे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ती है। साथ साथ सतपुड़ा की पहाड़ी भी हमारे कहाँ पे, मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र वाले रेंज में पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, आपको पता है दुर्गापुर इंग्लैंड की सहायता से या ब्रिटेन की सहायता से हमारा बनाया गया। जमशेदपुर देखना, तो जमशेदपुर झारखंड में बिल्कुल सही है। भिलाई हमारा मध्य प्रदेश ना होके भिलाई हमारा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में हमारा भिलाई पड़ता और इसी की स्थापना हमने किसने, उड़ीसा की सहायता से, उड़ीसा कह रहा मैं, इसी की रसिया की सहायता से भिलाई स्थापित किया गया। उड़ीसा में देखना तो राउरकेला, बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा में हमारा राउरकेला पड़ता है, जर्मनी की सहायता से इसे क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत का जो हमारा ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है वो आपको पता है हमारा कौन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा सबसे ज्यादा हमारा क्या, ओजोन को क्या क्षति पहुंचाता है। आपको पता ओजोन छिद्र के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी आई कि अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र हो रहा जो ओजोन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। 1985 में इस बारे में अवगत किया गया। 1987 में हमारा कनाडा के पास एक जगह पड़ती है मॉन्ट्रियल में हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए जाता है, ओजोन संरक्षण से संबंधित हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जिसे 1989 से इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको पता है बाई ऑप्शनल चलोगे आप सीधा आपको पता हमारे सदाबहार वन या हमारा जो हॉटस्पॉट क्षेत्र भी रहा है इस क्षेत्र में वो कौन सा, पश्चिमी घाट में हमारे क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सीधा पढ़ना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन NSCC 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी। अभी हाल ही में देखना तो NSCC 2022 में जो हमारी विमेन एयर पिस्टल चैंपियन बनी है उनका नाम है, सीधा याद रखना, दिव्या TCS। इन्हें अभी हाल ही में इन्होंने चैंपियनशिप जीती। ज्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें, सीधा अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया। अभी 2022 में, दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब स्थापित किया गया और ये क्लब किसके द्वारा, G7 द्वारा शुरू किया गया। G7 विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली 7 सेनाएं, 7 देश हैं G7 के अंतर्गत, जिन्हें 1975 में जिन्होंने G7 की स्थापना की थी। अभी देखना G20 का सम्मेलन भारत में चल रहा है, कभी आएगा। G20 का गठन कब किया गया, तो आपको पता है G20 1999 में G20 का गठन हुआ था। अगर कभी वर्ल्ड बैंक की बात आती, वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ, तो 1945 ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बाद वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ। सार्क देखना, सार्क मुख्यालय काठमांडू, 1985 में सार्क का क्या हुआ था, गठन हुआ था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब जीता है, आपको पता है हमारी भारोत्तोलक वेट लिफ्टर में हम थी हमारी मीराबाई चानू ने यह अवार्ड जीता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से हमारे मीराबाई चानू आती, मणिपुर क्षेत्र से। ठीक है, PT उषा देखना, PT उषा इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो पहली बार महिला चेयरमैन बनी है वो PT उषा बनी है। PV सिंधु का संबंध आपको पता है सीधा बैडमिंटन से है। कभी आएगा अवनी लखेरा का संबंध किससे है, तो अवनी लखेरा हमारा किससे, शूटिंग से संबंधित है। पैरा हमारा पैरा शूटर, ठीक है, पैरा निशानेबाजी हमारे कौन है, अवनी लखेरा है। पैरा ओलंपिक हुआ था हमारे कहां पे, टोक्यो में, वहीं पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन अगला देखना, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको पता है लाइनेक्स तो आप सभी को पता है कैसा हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट भी अपना क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड तो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स। जो नहीं है तो क्या है, मोजिला फायरफॉक्स हमारा क्या नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता, GUI का पूर्ण रूप बनाइए। बड़ा बेसिक सा सवाल था। GUI का आपको पता है
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से इसे जाना जाता है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए मारा था उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाना रीजनिंग के क्वेश्चनों पे आ जाना। आज थोड़ा रीजनिंग ठीक ठाक थी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 है, इनमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है कि 3 वर्ष के अंतराल पे 5 बच्चे पैदा हुए हैं और उनकी आयु का योग 50 है, तो आपको पता है मैं तो सबसे बड़ा मान लेता x, जो दूसरा होगा x माइनस 3 होगा, जो तीसरा होगा क्या होगा x प्लस x माइनस 6 होगा, जो चौथा होगा x माइनस 9 होगा और जो पांचवा होगा वो क्या होगा x माइनस 12 होगा। अब मैं इनको जोड़ता हूं तो x 2x 3x 4x और 5x, 5x माइनस देखना तो 3 और 6 9 9 9 18 और 18 12 30, 5x माइनस 30 बराबर 50। ठीक है, तो 5x बराबर हमारा कितना 50 और 30 80, तो x बराबर 16। तो सबसे बड़ा जो लड़का है वो तो 16 वर्ष का है, लेकिन हम पे सबसे बड़ा नहीं पूछा गया, हम पे पूछा गया सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या था हमारा x माइनस 12, तो x की वैल्यू हमारी कितना आएगी 16 आ गई, और 16 माइनस 12 हमारा कितना आता है 4। तो सबसे छोटे आयु का बच्चा जो था वो 4 वर्ष का था। ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मारा उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पे देखना, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए का बाईं ओर से 10वां स्थान है, माना कोई ये पंक्ति है, इसमें ए का बाईं ओर मतलब लेफ्ट ओर से 10वें रैंक पे जो है वो कौन है हमारा ए है। ठीक है, फिर अगला शर्त क्या कह रहा, दाईं ओर मतलब राइट ओर से देखना, तो राइट ओर से 9वें स्थान पे, राइट ओर से 9वें स्थान पे क्या हमारा बी खड़ा है, तथा वे अपना स्थान बदल देते हैं। अब यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। अगला शर्त क्या कह रहा है, बदलने पर दाईं ओर से ए 15वें स्थान पे पहुंच जाता है। अब दाईं ओर से ए हमारा कितने पे पहुंच जा रहा है 15वें पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, ए दाईं ओर से हमारा 15वें पे पहुंच गया, तो हमें बताना था अगला शर्त क्या कहता, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 15 पे पहुंच रहा है तो हम पे यहाँ पे कोई डाटा नहीं, इन दोनों के बीच कितना है, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस चीज का हम पे कोई डाटा नहीं है। इसलिए जो आंसर बचना था हमारा नन ऑफ दीज, या थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आ सकता था डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, डाटा अपर्याप्त है, इसका सही आंसर बन सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी तथा एफ 6 लड़कों की एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, कोई पंक्ति है इसमें 6 लड़के खड़े हैं, क्या कहता है एफ और डी के बीच में बी खड़ा है। क्या कह रहा है, एफ और जो शर्त हम पे कह रहा है क्या कहता है, एफ और डी के बीच में कौन खड़ा है हमारा, एफ और डी के बीच में बी खड़ा है। ठीक है, एफ और डी के बीच में बी खड़ा है। अगला क्या रखा है, ए और सी के बीच में ई खड़ा है। ठीक है, ए और सी के बीच में ई खड़ा है। ठीक है, तो अगली शर्त क्या कह रहा, ए ना तो एफ और डी के बगल में, ए ना तो एफ और डी के बगल में, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, ना सी डी के बगल में बैठा है, ना सी डी के बगल में बैठा। बिल्कुल सही हमारा बन गया पहली चक्कर में। तो क्या कहता है हम पे, एफ किन के बीच में बैठा, तो एफ आपको पता कि इनके बीच में बैठा, सी और बी के बीच में जो बैठा है, ऑप्शन सी हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दिए गए समीकरणों में विषम शब्द का चुनाव कीजिएगा। ठीक है, हमें चुनना था, पहला देखना 1 और 0, पहला 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा देखना, दूसरा क्या था हम पे, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर होना था। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना 3, तो 2 और 3 हमारा ये भी सही बनना था। तीसरा देखना 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 1 8, तो 3 और 8 भी हमारा सही बनना था। चौथा हमारा थोड़ा गलत हो रहा था, क्या होना था 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15 होना था। तो ऑप्शन डी हमारा गलत था। ठीक है, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे देखना, 95 पे आ जाना। क्या कहता, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। अभी कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस प्रकार से बना लो, इसका मुंह पश्चिम दिशा में है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। अगला शर्त क्या कह रहा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्या होता हमारा, क्लॉकवाइज चलता है और कितना 45 डिग्री, मतलब यहीं पे पहुंचेगा 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चल रहा है। अगला शर्त क्या कह रहा है, एक फिर 180, अगर 180 चलेगा तो 180 आपको सीधा पता है कहां पे, सीध में पड़ेगा। 180 सीधा
अगर पश्चिम में देख रहा था तो यहाँ पे कहाँ पे दक्षिण पूर्व में 180 पड़ेगा। इसे 180 वाली लाइन सीधी तो होती है हमारी, ठीक है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त फिर घूम रहा है। अगला शर्त में क्या कह रहा हो, 270 डिग्री वामावृत। अगर वामावृत मतलब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वामावृत घूमेगा 270 मतलब 180 यहाँ पे पहुंचेगा, फिर 90 कहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा 90, ठीक है। टोटल 270 यहाँ पे डिग्री घूम के आएगा और यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। इसका मुंह कहाँ पे होगा, तो दक्षिण पश्चिम मतलब आप सीधे सीधे लगा सकते हैं कौन सा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निर्देश निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के तर्कसंगत अर्थपूर्ण को दर्शाता है। पहला उपचार, दूसरा रोग, रोगी की पहचान, तीसरा डॉक्टर, चौथा छुट्टी, पांचवा बिल। सबसे पहले जो आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा क्या आना था, डॉक्टर। डॉक्टर हमेशा क्या करेगा, रोगी की पहचान करेगा, फिर उसका जो रोगी की पहचान होगी, रोगी की पहचान के बाद क्या करेगा, वो उपचार करेगा, उपचार के बाद वो क्या करेगा, बिल चेक करेगा, और बिल भरने के बाद रोगी की क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता ना, सीधा आप क्या कहते हैं, छुट्टी हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा सीधा सीधा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, इनमें से कौन सा एक मानक पासा है, ठीक है। आपको पता है मानक पासा वो होगा जिसके किसी भी फलक का योग क्या नहीं हो रहा होगा, 7 नहीं हो रहा होगा। क्या 6 और 1 कितना होता, 7, तो ऑप्शन ए तो हमारा डिलीट है, ठीक है। 4 और 3 7, योग 7 आ रहा, तो ये भी हमारा मानक पासा हो नहीं सकता, ठीक है। 5 और 2 7, ये भी हमारा क्या मानक पासा नहीं हो सकता। बाई ऑप्शन एक ही तो बच रहा था, ऑप्शन सी हमारा जो मानक पासा नहीं था, जिनके किसी भी फलकों का योग क्या नहीं हो रहा था, 7 नहीं आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। हमें त्रिभुज गिनने थे, हमारे जो त्रिभुज गिनने थे, तो कैसे हमारे त्रिभुज आने थे, आपको पता है सबसे पहले जहां पे भी 2 त्रिभुज ऐसे होते ना, ऐसे जहां पे भी कट आता है वहां पे आपको पता 3 त्रिभुज आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे भी एक कट आया, तो 3 तो ये हो गए और 3 ये बड़े वाले, तो कितना 6 त्रिभुज तो हमारे यहाँ पे मिल गए, ठीक है। 6 यहाँ पे मिले तो 6 यहाँ पे भी मिलेंगे, 3 नीचे के 3 ऊपर के, 6 6 12 और 12 और एक ये वाला भी यहाँ पे कट मिल रहा, तो 12 3 15 और एक इधर से भी कट मिल रहा, 15 3 18 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए जहाँ पे कट मिल रहा है, ठीक है। 18 और 3 यहाँ पे भी मिलेंगे, 3 नहीं 2 और 2, 18 2 20 2 22, ठीक है। 22 23 24 25 26, कितने टोटल 26 त्रिभुज हमारे इसमें बनने थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, यदि किसी निश्चित कोड में रीना को IVVMZ लिखा जाता, कुछ नहीं था, सीधा रीना जो आर का अपोजिट शब्द था वर्णमाला में, वो क्या होता, आई होता है, ई का वी होता है, ई का वी होता है, एन का जो हमारा आता है, एन का हमारा क्या होता है, एम होता है, और ए का क्या होता है, जेड होता है। तो वैसे ही हमने मोहन का उल्टा बताना था, आपको पता मोहन का जो उल्टा निकलेगा, एम का क्या होता है, एन होता है, एल का क्या होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है, ठीक है। एच का आपको पता है एस होता है, फिर ए का जेड होता है, और एन का क्या होगा, एम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता, 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा भाई, ट्रिकी वाइज अगर जिन लोगों ने पढ़ा है तो उन लोगों का देखना, पहले पता दिन कौन सा है, तो 4 जनवरी का आपको पता, 4 लिखेंगे आप, जनवरी मंथ का कोड, अगर कोड वाइज आपने पढ़ा है तो कोड क्या होता है, जनवरी मंथ का 1 होता है, ठीक है। इस बीच देखना शताब्दी कौन सी चल रही है हमारी, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का कोड आपको पता है 6 होता है। अगर देखें टोटल ईयर कितना है, तो 16 है, और इन 16 में कितने लीफ ईयर, तो 2004 2008 और 2012, 3 लीफ ईयर होते हैं, भागा 7, ठीक है। अगर मैं 7 से काटना चाहूं तो मेरे को पता है 4 और 3 कितना 7, कट गए, 6 और 1 कितना 7, 16, तो 7 दूना 14, बचे 2 दिन हम पे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। आपको पता है एक दिन बचेगा, पहला दिन संडे होता है और दूसरा दिन क्या होता हमारा, मंडे होता है। तो आंसर क्या आना था हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, दूसरा दिन सोमवार हमारा इसका आंसर आना था कि 1 जनवरी 2016 को, 4 जनवरी 2016 को कौन सा दिवस था, तो सोमवार हमारा दिवस था, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 97 का सॉल्यूशन। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। जो भी लोग हैं देहरादून के आसपास आपसे आप लोग हो तो आप अगले सैटरडे को ओपन क्विज में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ वीडियो के प्रैक्टिस सेटों में जुड़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप
शिखर एकेडमी देहरादून डाले तो वहाँ पे मैं आपके लोगों के बीच डेली प्रैक्टिस सेटों के साथ बन रहा हूँ, चाहे वो वंदरोगा हो चाहे आपका ये हो, ठीक है। इसके साथ साथ कनिष्ठा एक के लिए हम कंप्यूटर का टेस्ट भी आप लोगों के बीच जल्दी लाने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।